स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 5 भूगोल। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं भूगोल का चैप्टर 5, इसके बाद चैप्टर 6 और हमारी जो भूगोल होगी वो इंड हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए पार्ट 1 को पढ़ते हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए, क्योंकि नाम ही है इस चैप्टर का खनिज एवं संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे कि खनिज क्या है। ठीक है, खनिज क्या होता है और फिर इसके संसाधनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले खनिज के बारे में बात कर लिए, हेडिंग डाल लीजिएगा खनिज। ठीक है, तो खनिज क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, भूवैज्ञानिकों ने जब खनिज का अध्ययन किया तो वो जो खनिज था वो प्राकृतिक रूप से विद्यमान था और समान रूप का एक तत्व था जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना भी थी। मतलब ये जो खनिज होते हैं ये प्राकृतिक रूप से जैसे सभी तत्व दिखते हैं उसी तरह से ये तत्व दिखाई पड़ते थे। ठीक है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना थी, उसकी जो संरचना थी वो निश्चित थी जिस तरह से। और खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। ठीक है, खनिज जो होते हैं वो प्रकृति में क्या होते हैं, कई रूपों में पाए जाते हैं जिसमें जो कठोर हीरा व नरम चूना है वो क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, तो चलिए खनिज के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि खनिज किस प्रकार। तो खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। पहला, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। ठीक है, तो खनिज प्रायः कहाँ पे मिलते हैं, तो खनिज प्रायः शैल समूहों से मिलते हैं। और किस प्रकार के शैल समूहों से मिलते हैं, तो आग्नेय कायांतरित चट्टानों में, खनिज दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों में और विदरों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, चट्टानों में। कहाँ पे खनिज मिलते हैं, दरारों पर, जोड़ों पर, भ्रंशों पर और विदरों में मिलते हैं। ठीक है, तो खनिज जो मुख्य खनिज होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं, तो उन धात्विक खनिजों में कौन कौन से आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो मुख्य धात्विक खनिज है वो है जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। ये चारों हमारे धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं और इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में ये प्राप्त भी होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या होते हैं, सिराओं और जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। देखिए, अनेक खनिज जो अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों से और परतों में पाए जाते हैं। जो अनेक प्रकार के जो खनिज होते हैं वो क्या कहाँ पाए जाते हैं, तो वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं और परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। ये जो हमारे खनिज होते हैं इनका जो निर्माण होता है क्षैतिज परतों में, तो ये किस कारण से होता है, तो ये निक्षेपण के कारण, संचयन के कारण और जमाव के कारण होता है। जिसमें से जो कोयला है वो हमारा लौह अयस्क के, देखिए जहाँ पे ये कोयला लिखा हुआ है तो कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के जो लय अयस्कों का निर्माण है वो लंबी अवधि तक अत्यधिक, देखिए जो कोयला है और ये क्या लिखा है, कुछ अन्य प्रकार के जो लौह अयस्कों का निर्माण है वो लंबी अवधि तक अत्यधिक समय तक क्या होते हैं, रुकते हैं। ठीक है, ये जो लंबी अवधि तक होते हैं ये क्या होते हैं, लंबी अवधि तक ये रुकते हैं। तो कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के जो लौह अयस्क का निर्माण है वो जिनकी लंबी अवधि होती है, मतलब लंबे समय तक ये क्या होते हैं, अत्यधिक टाइम तक ये क्या होते हैं, रुकते हैं। ठीक है, आगे हम पहले खनिज की, मतलब पहले जो खनिज होता है, अयस्क होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अयस्क की बात कर लेते हैं। अयस्क में कौन सा अयस्क, तो लोहे। तो देखिए अयस्क भी होते हैं, खनिज भी होते हैं। हमने धात्विक खनिज पढ़ लिया है, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। ठीक है, तो हम चलिए सबसे पहले कुछ जो अन्य खनिज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए लौह अयस्क भी होता है और लौह खनिज भी होता है। तो देखिए हम लौह खनिज के बारे में बात कर लेते हैं आगे। तो चलिए लौह खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। लौह खनिज होता क्या है,
देखिए लौह खनिज क्या होता है, तो लौह खनिज धात्विक खनिजों के, ठीक है, लौह खनिज किस प्रकार से पाया जाता है, तो जो ये लौह खनिज होता है ये लौह खनिज धात्विक खनिजों के, किस किस खनिजों के, धात्विक खनिजों के। तो धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। जो ये लौह खनिज होते हैं वो धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान सिर्फ कौन करते हैं, लौह खनिज करते हैं। अब लौह खनिज में कौन कौन से अयस्क, तो लौह खनिज यहाँ पे दिख रहा है आपको, लौह खनिज की बात की अभी हमने, हम लौह अयस्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो लोहे का अयस्क होता है, जो लौह अयस्क होता है, ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कुछ हमारे राज्य हैं उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे पाया जाता है, फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है जो लौह खनिज की वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है उड़ीसा में। कहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा में। उसके बाद कहाँ पे पाई जाती है, तो उसके बाद ये पाया जाता है झारखंड में, ठीक है। तीसरे स्थान पे कौन है, तो तीसरे स्थान पर यहाँ पे हमारा है छत्तीसगढ़, और चौथे स्थान की बात करें तो कर्नाटक आता है, और 5वें स्थान की बात करें तो 5वें नंबर में अन्य राज्य जो सम्मिलित होते हैं, मतलब अन्य राज्यों में केवल 9% लौह अयस्कों का निर्माण होता है, मतलब उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है लौह अयस्क का वो उड़ीसा में होता है, उसके बाद होता है झारखंड में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, और चौथे नंबर पर कर्नाटक उत्पादन करता है लौह अयस्क का। लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क जो होता है एक आधारभूत खनिज कहा जाता है, और ये औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। जो लौह अयस्क होता है ये लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज माना जाता है, और ये औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम थोड़ा सी के खदान उसका फिगर देख लेते हैं। तो देख लीजिए इस प्रकार से ये जो लिखी दिख रही है आपको, ये लिखी हुई है यहाँ पे, देख लीजिए किस तरह से ये खोदी जाती है। यहाँ से लोहे को निकाला जाता है, ठीक है, यहाँ से क्या किया जाता है, लोहे को निकाला जाता है। ये है लौह अयस्क खाद्यान्न, ठीक है। तो यहाँ से लोहा निकाला जाता है, देखिए किस तरह से ये परते 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 करके कटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हमें क्या किया जाता है, लोहे की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए जो लोहा, अगर भारत में बात करें तो भारत में जो लोहा होता है वो विपुल संसाधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोहा होता है वो विद्यमान है भारत में। भारत में उच्च कोटि का भी लोहा पाया जाता है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी भी माना जाता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क माना जाता है। मैग्नेटाइट जो होता है वो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 70% लोहांश पाया जाता है। ये भारत में उच्च कोटि का लोहांश होता है। आगे थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखते हैं अब हम भारत में लौह अयस्कों की पेटियों के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में लौह अयस्क की पेटियां कहाँ कहाँ पर है, तो पहली जो पेटी है वो है उड़ीसा झारखंड पेटी की बात करते हैं। तो देखिए उड़ीसा पहले नंबर में था, झारखंड दूसरे नंबर में था इसके निर्माण में लौह अयस्क में। तो देख लीजिए लौह अयस्क की जो पेटी सबसे पहली पेटी है वो उड़ीसा और झारखंड पेटी के नाम से जानी जाती है। देखिए उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। जो उड़ीसा है वहाँ पे उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। और यहाँ पर लौह अयस्क की जो खाने हैं, पहली है मयूरभंज और दूसरी है केंदुझर, ठीक है। कौन सी है, केंदुझर। तो मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ हैं, ठीक है। कौन से पहाड़, बादाम पहाड़। और बादाम पहाड़ के खदानों से ही निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, लौह अयस्क, ठीक है। कौन सा अयस्क, लोहे का अयस्क। तो लौह अयस्क सबसे पहले हमारा मयूरभंज और केंदुझर जिलों में पाया जाता है, और ये बादाम पहाड़ खदानों से प्राप्त किया जाता है। इसी से सनिध जो झारखंड के सिंहभूम जिला है उसमें गुआ तथा नोमामुडी, कौन सा, गुआ
और नोआ मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। अगर मैं इसे झारखंड से बात करें, झारखंड में ये कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में सिंहभूम जिले में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है झारखंड में? झारखंड में सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआ मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है, मतलब हेमेटाइट जो अयस्क है वो प्राप्त किया जाता है। तो हमने पहली पेटी की बात की है। पहली पेटी हमारी उड़ीसा और झारखंड पेटी से जानी जाती है, नाम से जानी जाती है। दूसरी पेटी की बात करते हैं। दूसरी पेटी जो हमारी है वो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ठीक है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी की बात करें तो ये पेटी जो होती है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो जिला है बस्तर जिला, बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में, बेलाडीला ये पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये है छत्तीसगढ़ में, और इसी के अंदर जो श्रृंखलाएं होती हैं वहाँ पे अति उत्तम कोटि का मतलब सबसे अच्छा हेमेटाइट जो है वो पाया जाता है। जिसमें कौन कौन से आते हैं, तो जिसमें कुछ मुख्य हैं खादानें, वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो देखिए इन खादानों का जो लौह अयस्क होता है वो कहाँ से आता है, तो ये विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, भेजा किया जाता है। ठीक है, तो इन खदानों का जो लौह अयस्क होता है वो किस पत्तन से भेजा जाता है, तो विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया में निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगर वहीं पे हम अगले जो हमारा पेटी है उसकी बात कर लेते हैं, तो अगली तीसरी पेटी यहाँ पे है। तीसरी पेटी है, उसका नाम है बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलूर तुमुकुरु पेटी। क्या नाम है? बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलूर तुमुकुरु पेटी, ये नाम है हमारी तीसरी पेटी जो लौह अयस्क की है। ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कर्नाटक में। ये कर्नाटक की जो पेटी है ये कर्नाटक में पाई जाती है। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है, मतलब बहुत बड़ी राशि जो होती है लौह अयस्क की वो कर्नाटक में संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है पश्चिमी घाट में। और ये कहाँ पे स्थित है, जो पश्चिमी घाट में हमारी जो खाने हैं उसे बोला जाता है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख एक स्थान है, वो कुद्रेमुख की खाने जहाँ पे सतीपथ जो मतलब कुद्रेमुख जो खान होती है वहाँ पे 100% निर्यात किया जाता है, मतलब 100% निर्यात किया जाता है। कहाँ से? कुद्रेमुख से। ये कहाँ की खान है, तो ये खान जो है ये पश्चिमी घाट में स्थित हुई। और पश्चिमी घाट है कहाँ पर, तो पश्चिमी घाट ये कर्नाटक में। देखिए अगर हम कुद्रेमुख की बात करें तो कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। जो कुद्रेमुख निक्षेप है वो संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। यहाँ पे लौह अयस्क कर्दम रूप में पाया जाता है। यहाँ पे लौह अयस्क जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है, तो कर्दम रूप में पाया जाता है। कर्दम रूप में ये पाइपलाइन तथा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। यहाँ पे जो लौह अयस्क होता है वो कर्दम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। अगली पेटी की अगर बात करें तो अगली हमारी चौथी पेटी है। चौथी पेटी है का नाम क्या है, तो चौथी पेटी का नाम है हमारा महाराष्ट्र गोवा पेटी। अगर महाराष्ट्र गोवा की पेटी की बात करें तो यह पेटी कहाँ पे पाई जाती है, तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है महाराष्ट्र गोवा। तो ये पेटी जो है ये गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये पेटी, तो ये जो पेटी स्थित है ये गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, फिर भी इसकी जो दक्षता है वो अधिक है। ठीक है, और इसकी जो दक्षता है उसको दोहन किया जाता है। मरमगांव पत्तन ये नाम है किसका, ये पत्तन का नाम है मरमगांव। ठीक है, तो जो मरमगांव पत्तन है इससे इसका निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, फिर भी इसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। जबकि ये क्या है, उत्तम प्रकार का, सबसे उत्तम प्रकार का लोहा
नहीं माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हमने सारी अभी पेटियों की बात कर ली है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगले अगर खनिज की बात करें, हमने अभी पढ़ा है लौह खनिज को, अगले खनिज की बात करें तो अगला जो हमारा खनिज है वो है मैग्नीज। मैग्नीज की बात करते हैं तो देखिए मैग्नीज जो है वो मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीज जो मुख्य रूप से जहाँ पर इसका उपयोग होता है वो इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। कितना? 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में भी किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में भी किया जाता है। लीजिए अगर मैग्नीज उत्पादन में हम अंश देखें तो मैग्नीज उत्पादन में जो सबसे आगे है, तो सबसे आगे मैग्नीज उत्पादन में भी उड़ीसा ही है। ठीक है, उड़ीसा सबसे आगे है मैग्नीज उत्पादन में। दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। तीसरे स्थान पे कर्नाटक है और बाकी राज्यों में ये 29% पाया जाता है। मतलब 29% बाकी सभी राज्यों को मिलाकर पाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए उड़ीसा जो है, उड़ीसा में मैग्नीज की खान है और मैग्नीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक भी उड़ीसा को ही माना जाता है। अगर हम वर्ष 2001 से 2002 की बात कर लेते हैं तो 2002 से 2001 में जो देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहीं से प्राप्त होता था। ठीक है, जो 1/3 भाग था 2000 से 2001 के बीच में, तो 1/3 भाग यहीं से प्राप्त किया जाता था मैग्नीज का। चलिए आगे अगले खनिज की बात करते हैं। तो अगला जो हमारा खनिज है वो है अलौह खनिज। अभी हमने मैग्नीज खनिज की बात की, आगे हम अलौह खनिज की बात करते हैं। अलौह खनिज का मतलब, अभी हमने लोहे के खनिज की बात की थी, मैग्नीज जो होता है ये भी उसी के अंतर्गत माना जाएगा। आगे हम बात करेंगे अलौह खनिज की। अलौह खनिज की बात करते हैं, मतलब कि इसमें लोहा नहीं होता है। ठीक है, तो भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आदि शामिल है, ये धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो अलौह खनिज है मतलब जिसमें लोहे की जो मात्रा वो नहीं पाई जाती है, उनमें से कौन कौन से हैं, तो तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो प्रयोग किए जाते हैं तो ये धातु शोधन में, इंजीनियरिंग में और विद्युत उद्योगों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। चलिए तो पहले अयस्की की बात कर लेते हैं जो अलौह खनिज के अंतर्गत आता है, तो वो है हमारा तांबा। तांबे के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो तांबा है वो भारत में जो तांबे का भंडार है, वो उत्पादन है, वो क्रांतिक रूप से न्यून ही माना जाता है। न्यून मतलब कम माना जाता है। तो भारत में जो तांबे का भंडार है, उत्पादन है, वो कम है। ठीक है, ये तांबा होता कैसा है, तो तांबे के बारे में बात करें तो तांबा होता है घातवर्ध। कैसा होता है, घातवर्धनी भी बोल सकते हैं इसको, या घातवर्ध भी बोल सकते हैं। देखिए जो तांबा होता है ये घातवर्ध होता है, तन्य होता है और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदानें हैं, देश में इसका लगभग 52% तांबा पाया जाता है। जो मध्य प्रदेश की ये जो खान है बालाघाट खान, ठीक है, ये जो घाट जो ये खदान है, इसमें देश का जो लगभग 52% जो तांबा है यहाँ से प्राप्त किया जाता है। आगे अगर बात करें तो झारखंड का जो सिंहभूम जिला है ये भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। ठीक है, जो बालाघाट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान की बात करते हैं तो ये जो झारखंड का सिंहभूम जिला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो
झारखंड का सिंहभूम जिला है वो तांबे का मुख्य उत्पादक है, और राजस्थान की खेतड़ी खदानें जो हैं ये तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देख लीजिए फिगर में जो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो तांबा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये पाया जाता है राजस्थान में। वहाँ पे लिखा था कि बालाघाट जो जिला है वहाँ पे 52% खाली वहीं से उत्पादन होता है। लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो मात्रा पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है। खेतड़ी जिले से तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और दूसरा स्थान यहीं पे रखता है मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान रखता है झारखंड, और अन्य जो 7.7% है वो अन्य है। ठीक है, अन्य जो राज्य हैं वो केवल 7.7% तांबे का उत्पादन करते हैं, मतलब उसमें सभी शामिल है। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरी खनिज की बात करें तो दूसरा है बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट किस प्रकार का होता है, तो देखिए जो बॉक्साइट होता है इसमें अनेक देखिए अगर बात करें तो अनेक जो अयस्क होते हैं उनमें एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक अगर एल्युमिना की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है बॉक्साइट में। ठीक है, क्योंकि बॉक्साइट ही है जिससे एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है। तो एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। अगर एल्युमिनियम के बारे में बात करते हैं तो एल्युमिनियम जो है वो एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धता भी पाई जाती है, और इसी से बॉक्साइट मतलब का निर्माण, मतलब बॉक्साइट का जो हम बॉक्साइट से करते हैं तो बॉक्साइट अयस्क का जो निर्माण होता है वो किससे करते हैं, एल्युमिनियम। तो एल्युमिना का अगर निर्माण करना होता है तो हमें किसके द्वारा किया जाता है, बॉक्साइट के द्वारा। अगर हम बॉक्साइट की बात करें कि बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो बॉक्साइट में जो सबसे मुख्यतः आता है वो आता है अमरकंटक पठार। ठीक है, भारत में बॉक्साइट के जो निक्षेप मुख्यतः हैं वो पाए जाते हैं अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश पाए जाते हैं। अगर भारत में बॉक्साइट के निक्षेप की मुख्यतः बात करें तो ये अमरकंटक पहाड़, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी के पठारी के पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे अगर हम बात करें तो ये बॉक्साइट थे। अब हम देख लेते हैं कि बॉक्साइट अयस्क, तो देख लीजिए ये है, ये अगर देखें तो ये यहाँ पे खनिज आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है मलज खंड। स्थान कौन सा है, मलज खंड, और मलज खंड में तांबा की खदान है। ये यहाँ से इस तरह से ये तांबा निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तांबे की खदानें हैं, ये दिखाई पड़ रहा है पीला पीला। ठीक है, तो यहाँ से ये तांबा निकाला जाता है, ये तांबे की खदानें देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप क्या निकालते हैं, तांबा निकाला जाता है। आगे अगर बात करें तो देख लीजिए दूसरा फिगर जो हमारा दिख रहा है तो ये है बॉक्साइट खदान का। ठीक है, देखिए बॉक्साइट की ये खदानें हैं, इस प्रकार से जो बॉक्साइट है वो निकाला जा रहा है, ये है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट का अगर सबसे बड़ा हम उत्पादक बोले तो कौन है, उत्पादक राज्य की अगर बात करें बॉक्साइट के, तो बॉक्साइट का उत्पादक राज्य जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे अब चट्टानी खनिजों की बात कर लेते हैं। चट्टानी खनिजें कौन सी हैं, तो चट्टानी खनिजों की बात करते हैं तो उसमें चट्टानी खनिज में सबसे पहला जो नाम आता है वो चूना पत्थर का आता है। तो चूना पत्थर किस प्रकार से बना होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो चूना पत्थर होता है वो कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। जो चूना पत्थर होता है वो कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। बात करें अगर चूना पत्थर सीमेंट उद्योग, तो देखिए अगर चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। जो चूना पत्थर होता है ये क्या होता है, तो ये जो होता है सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। देखिए आगे हमने चट्टानी खनिज पढ़ी,
तो चट्टानी खनिज में चूना पत्थर। आगे हम देखिए पढ़ते हैं अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत सबसे पहला जो आता है वो आता है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अभ्रक होता है ये क्या होता है, ये एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, जो प्लेटो अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। इसका क्या होता है, इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। इसकी जो परतें होती हैं वो काफी महीन होती हैं और इसकी जो 1000 परतें हैं कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी होता है, काले रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है और भूरे रंग का भी हो सकता है। मतलब इसका जो कलर होता है कई प्रकार में हो सकता है। देखिए ये इसके खनन क्षेत्र है और देखिए खनन क्षेत्र से धूल उठने से क्या होता है, इनके जब इनका खनन जहाँ से किया जाता है, मतलब ये जहाँ से अभ्रक निकाला जाता है तो वहाँ से देखिए कितनी सारी धूल निकलती है। तो वो पर्यावरण के लिए मतलब नुकसानदायक भी है और इससे वायु प्रदूषण भी होता है। देखिए खनन को अगर बात करते हैं, मतलब जैसे हम लोग निकालते हैं इसको अभ्रक को, तो इसके खनन की बात करें तो खनन जो होता है इसका जब निकालते हैं हम तो ये घातक बन सकता है। क्यों घातक बन सकता है, क्योंकि इससे जो होता है तो काफ़ी धूल निकलती है, मतलब प्रदूषण फैलता है, तो वायु प्रदूषण होगा। तो वायु प्रदूषण जो होगा वो सभी के लिए घातक भी हो सकता है और इसे रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। ठीक है, खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन करना भी अनिवार्य। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, खनिजों के संरक्षण की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। तो चलिए खनिजों के संरक्षण की बात करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा खनिजों का संरक्षण। देखिए खनिजों के अगर संरक्षण की बात करें तो खनिज संसाधनों को संरक्षण हम किस प्रकार से दे सकते हैं, इनको हम सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। हमको इनको संरक्षण देने के लिए क्या करना होगा, एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोड के जो अयस्क होते हैं उनका हम क्या करें, कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। हमें जो निम्न कोटि के अयस्क हैं उनका हमें कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। क्योंकि धातुओं का जब पुनः चक्रण होगा और धातुओं के पुनः चक्रण से रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, धातुओं का पुनः चक्रण करें, रद्दी धातुओं का प्रयोग करें तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग जो हम करें जिससे भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण जो हो, खनिज संसाधनों का जो संरक्षण हो सके। ठीक है, यही खनिज संसाधन का क्या बन जाएगा, उपाय। तो इस प्रकार से हम खनिज संसाधन का क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम खनिज संसाधन का मतलब उपाय कर सकते हैं खनिज संसाधन का मतलब सुरक्षा देने के लिए। आगे बात करें तो दूसरी अगर बात करें तो हम ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करते हैं। खनिज संसाधन के बारे में बात कर लिया, उसे सुरक्षित रखने के बारे में बात कर ली। अब हम अगले संसाधन की बात करें तो अगला जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट संसाधन है वो है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन की अगर बात करें तो ऊर्जा जो है वो सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में भी, रोशनी व ताप के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। गाड़ियों के संचालन और उद्योगों के मशीनों के संचालन में ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो ऊर्जा का उत्पादन
ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। देखें तो ऊर्जा संसाधनों को हम परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम इसको दो पार्टों में बांट सकते हैं। पहले पार्ट में क्या करेंगे, परंपरागत, तथा दूसरे पार्ट को गैर परंपरागत साधन में बांट सकते हैं। अगर हम परंपरागत साधनों की बात करें तो परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों प्रकार की विद्युत, जल और ताप विद्युत को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, परंपरागत साधन के अंतर्गत। अगर यहीं पे गैर परंपरागत साधनों की बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारी, भूतापी, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं और ये गैर परंपरागत साधन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें ग्रामीणों में बात करें, अगर गांवों की बात करें तो ग्रामीण जो भारत में है वो लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब उपले में क्या होता है, कंडे, ठीक है। तो ग्रामीण भारत में लकड़ी और कंडों का जो बहुतायत मात्रा में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी हमने ऊर्जा के बारे में बात की और हमने उसके दो पार्ट पढ़े, पहला परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। तो अब हम पढ़ लेते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। देखिए जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है उसमें हमने पढ़ा था, तो उसका पहला नंबर पढ़ लेते हैं कोयला के बारे में, कि कोयला जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए अगर भारत में हम कोयला की बात करें तो भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और ये काफी मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। देखिए इसलिए अगर हम बात करें तो संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर बात करें तो कोयला जो है वो अनेक रूपों में पाया जाता है। ये देखिए ये है कोयले की खदानें, ठीक है। इस प्रकार से जो कोयला होता है वो हमें प्राप्त होता है। कोयला खदान का जो आंतरिक दृश्य है, मतलब अंदर का दृश्य, इस तरह से कोयला खदान जो होती है वो कोयला हमारा निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे कोयले की ये खदानें हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो ये अनेक रूपों में पाया जाता है और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर बात करें तो लिग्नाइट जो प्रकार का कोयला होता है, ठीक है, लिग्नाइट प्रकार का एक कोयला होता है। कोयला कई प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ठीक है। तो अगर लिग्नाइट कोयले की बात करें तो लिग्नाइट जो कोयला होता है इसका प्रमुख भंडार जो पाया जाता है वो तमिलनाडु के नए वेली में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, जो लिग्नाइट कोयला होता है इसका भंडार तमिलनाडु के नए वेली में मिलता है, ठीक है। और विद्युत उत्पादन में प्रयोग भी किया जाता है। इसका किसमें प्रयोग किया जाता है, विद्युत उत्पादन में। देखिए अगर गहराई में दबा और अत्यधिक तापमान से जो प्रभावित कोयला है उसकी बात करें तो उस कोयले को कहते हैं बिटुमिनस कोयला, जो अधिक नीचे दबा रहता है, गहराई में नीचे दबा रहता है और अत्यधिक तापमान से भी ये प्रभावित होता है। इस कोयले को बोलते हैं बिटुमिनस कोयला, ठीक है। अगर यहीं पे बात करें तो ये वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय भी माना जाता है। कौन सा कोयला, बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला वाणिज्यिक प्रयोग में ये सर्वाधिक लोकप्रिय भी माना जाता है और धातु शोधन में ये उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का भी प्रयोग किया जाता है। अगर धातु शोधन में भी हम प्रयोग करते हैं तो ये बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में भी विशेष महत्व है। और वहीं पे अगर अगले कोयले की बात करें तो अगला कोयला है हमारा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, ठीक है। एंथ्रेसाइट क्या है, तो एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला माना जाता है। भारत में अगर कोयले की बात करें तो भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक तो पहला पाया जाता है गोंडवाना में, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से भी अधिक है, ठीक है। पहला कहाँ पे पाया जाता है, तो पहला पाया जाता है गोंडवाना में, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से भी अधिक है। और दूसरा पाया जाता है टर्सरी में, ठीक है, टर्सरी निक्षेप में।
ठीक है। तो अब बात करें दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में भी ये स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। ठीक है। जो टर्सरी प्रकार का कोयला है ये केवल कहाँ पे पाया जाता है? तो टर्शियरी जो कोयला क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। जो ये टर्सरी कोयला है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ये पाया जाता है। देखिए दूसरे अगर बात करें, दूसरे पहला हमारा क्या था? तो पहला हमारा था यहाँ पे कोयला। दूसरा हम बात करेंगे अगर परंपरागत जो है ऊर्जा का संसाधन उसकी बात करें तो दूसरा है हमारा पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होता है वो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है। ठीक है। पेट्रोलियम या खनिज तेल, ठीक है, ये दूसरा प्रमुख साधन है कोयले के बाद। देखिए भारत में अधिकांश जो पेट्रोलियम की उपस्थिति पाई जाती है ये पाई जाती है टर्शियरी युग। ठीक है। टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनित व भ्रंश ट्रैप में, ठीक है, अवनित या भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनित और गुंबदों वाले प्रदेशों में ये पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है। तो देखिए भारत में अगर बात करें इसकी तो भारत में जो अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति होती है वो टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनित व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनित और गुंबदों वाले प्रदेशों में ये पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसको कट कर दिया गया, यहाँ पे बहुतायत लिख दीजिएगा। आगे देखिए पेट्रोलियम जो होता है वो सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। ठीक है। प्राकृतिक गैस जो हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का 63% जो भाग होता है वो मुंबई हाई से प्राप्त किया जाता है। भारत में अगर बात करें कुल पेट्रोलियम उत्पादन का जो 63% भाग होता है वो मुंबई हाई से प्राप्त किया जाता है। 18% गुजरात से, 16% असम से प्राप्त किया जाता है। जो अंकलेश्वर है गुजरात का ये सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र माना जाता है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। तीसरा जो हमारा परंपरागत साधन है वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। पेट्रोलियम के ऊपर भी पाई जाती है और अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल भी माना जाता है। इसलिए वर्तमान शताब्दी का इसे ईंधन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वर्तमान शताब्दी का ईंधन। किसे कहते हैं वर्तमान शताब्दी का ईंधन? प्राकृतिक गैस को। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के जो विशाल भंडार खोजे गए हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में ये पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं अगले हमारा जो है, ठीक है, परंपरागत साधन वो है विद्युत। विद्युत जो आधुनिक विश्व है हमारा, तो आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा बड़े विस्तृत हैं, मतलब फैले हुए हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहली प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल उत्पन्न करता है।
पहली किससे, तो पहली प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ये दो प्रकार से पाया जाता है। पहला कौन सा, तो पहला हमारा कौन सा है, प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर। दूसरी अगर बात करें तो अन्य ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से जो टरबाइन चलाए जाते हैं उनसे भी विद्युत ऊर्जा जो होती है वो उत्पन्न की जाती है। तो हमने अभी बात की परंपरागत ऊर्जा के साधन के बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कल हम इसी के आगे पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं से एंड होती है।